हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। जैसा कि हम अपना चैप्टर 9 एनसीईआरटी चैप्टर 9 का केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और एक लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड लेक्चर पे। तो हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किस बारे में बात की थी, तो शायद सेकंड लेक्चर आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ, राइट। तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम था इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे अराउंड में हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है किसी भी फॉर्म में, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी प्रेजेंट में हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है, क्या वो रियल में प्योर है, उसे हम प्योर कह सकते हैं। इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि प्योर एक्चुअली कहते किसे हैं, राइट। हमारी लैंग्वेज में प्योर की डेफिनेशन अलग होती है और साइंटिफिक लैंग्वेज में अलग होती है। हम तो जनरली बोल देते हैं कि हाँ, अगर एक जो क्वांटिटी का जो लेवल फिक्स होता है, जो परसेंटेज, एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये प्योर है। बट साइंटिफिक टर्म्स में अगर केवल एक ही टाइप का या केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स, ओनली सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं किसी सोल्यूशन में, तो हम कहते हैं कि यह प्योर है, राइट। लेकिन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। तो इसके लिए अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने मैटर देखा था कि मैटर्स क्या है। जैसा कि चैप्टर का नाम है कि मैटर हमारे चारों तरफ प्योर है या नहीं, तो मैटर है क्या वो हमने देख लिया। 3 फॉर्म में रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स भी हमने उस लेक्चर में देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर प्योर है या नहीं, प्योर की डेफिनेशन देखी। हमने देखा कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये सारे हमने उस टाइम पे इसको रिवाइज किया था। और एक नई डेफिनेशन आई थी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अब हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उससे आगे मूव करते हैं, डेफिनेशंस को और मॉडिफाई करते हैं और उस कंसेप्ट को और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब ये मैटर या तो ये प्योर सब्सटेंस है या फिर ये मिक्सचर है, राइट। तो वो किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आप ये देख लीजिए। प्योर सब्सटेंस का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, राइट, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये किस में पॉसिबल है, अगर आप कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन या फिर मरकरी, राइट, Hg, या फिर कॉपर। ये जो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल क्या है अभी आप उसमें परेशान मत होइए, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल आप आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये एक टेबल है जिसमें मेटल्स को, एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनकी केमिकल नेचर के बेसिस पे एक अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। कि जैसे कि इस टाइप से ये होता है, इस टाइप से बनी रहती है टेबल। तो अगर आप कोई एक एलिमेंट की स्टडी भी कर लेंगे तो उस ग्रुप में जितना भी प्रेजेंट है आप काफ़ी की स्टडी उससे कर ले जाएंगे। तो इसके लिए एक चार्ट मान लीजिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको बार बार याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप खुद से एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। वैसे ही एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक चार्ट तैयार किया गया है, एक टेबल बनाई गई है, वो पीरियोडिक टेबल है। अभी उस पर डिस्कस नहीं करना है, अभी हमको ये देखना है कि प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स होंगे तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि एलिमेंट क्या होगा, उसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, राइट, तो वो एलिमेंट्स हो गया। एंड सेकंड थिंग इज कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स में भी कौन से कंपाउंड, कंपाउंड में भी जिनका फिक्स कंपोजिशन हो, ओके, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ओके, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे कि आप वाटर, पानी, पानी क्या है, पानी में केवल और केवल H2O मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप पानी लेते हैं तो पानी में केवल और केवल H2O मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कुछ और नहीं है। तो इसमें केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन से हैं, H2O। तो ये प्योर हो गया, ओके। मीथेन, शुगर, सॉल्ट, अगर आप नमक लेते हैं, टेबल शुगर, खाने वाला नमक ले लेते हैं तो उसमें केवल NaCl है, मतलब उसमें केवल इसी कंपाउंड के सारे मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के, तो वो प्योर हो गया।
ओके, तो ये प्योर सब्सटेंसेस में आपकी ये कैटेगरी आ जाती है। अभी अगर हम बात करें कि मिक्सचर्स में अगर हम बात करें तो मिक्सचर्स में मतलब कोई भी दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उस टाइम पे मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि अभी हमने आपसे बोला कि H2O आपका क्या है, प्योर है, राइट। हमने आपको बोला सॉल्ट आपका क्या है, प्योर है, राइट। और आपका शुगर आपका क्या है, प्योर है। अगर आप एक काम कीजिए, अगर आपको नींबू पानी बनाना है, लेमनेड्स बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को मिक्स करेंगे। तो ये तीनों जो प्योर फॉर्म में थे वो मिक्स हो गए, उसने एक सोल्यूशन बनाया जो आपका क्या हो गया, मिक्सचर। तो अब जो आपका नींबू पानी बना है ना, वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें एक या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस उसमें मिक्स हो चुके हैं। ओके, तो अभी इसको समझ में आया कि मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में क्या अंतर है। देखिए, ये मैंने लेक्चर 1 में आपको क्लियर किया है, मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ कि मैंने उसमें क्या क्लियर किया था। अभी हम सेकंड लेक्चर में मूव भी नहीं किए हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। अभी मिक्सचर में ही अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मेरा मतलब है कि एक ही कंपाउंड के नहीं, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे एक बार मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने पानी में नमक डाला, ओके, तो पानी में नमक डालने के बाद जब आपने उसको स्टर करके जब घोल दिया, उसके बाद पूरा बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से वो एकदम से स्प्रेड हो गया उसमें, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, शुगर इन वाटर, मतलब पानी में अगर आप चीनी घोल देते हैं। सॉल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में नमक घोल देते हैं। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2, दिस ओके, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल एटसेट्रा। ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस का मतलब है, यहाँ पे एक्चुअली इरेज करने में प्रॉब्लम होती है, बट दैट्स ओके। देखो, होमोजीनियस, होमो माने सिमिलर, मतलब कुछ ऐसा आपको डिफरेंट सा फील ना हो, ठीक है। जैसे आपकी शर्ट है, आपकी शर्ट पे अगर कोई एक ही कलर हो रखा है तो वो कलर बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड हुआ है और आपकी शर्ट बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही है कि कुछ भी उसमें ऑड सा फील हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपने अपनी शर्ट किसी ऐसे कपड़े के साथ वॉश कर दी जो कलर छोड़ता है, ओके, तो आपकी शर्ट पे कुछ और दाग लग जाएंगे, कुछ दूसरे कलर कहीं कहीं लग जाएगा, तो वो हेट्रोजीनियस टाइप हो गया। अब आपकी कलर, शर्ट का जो कलर था वो होमोजीनियस स्प्रेड नहीं है, बल्कि उसमें कुछ और कलर ऐसे पैचेस से मिक्स हो गए हैं, तो वो आ जाता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि आपका सैंड एंड सॉल्ट, मतलब बालू एंड नमक। शुगर एंड सॉल्ट, जैसे कि आपने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उसमें बालू मिला दिया, तो ये हेट्रोजीनियस है। आपको बालू अलग दिख रही है, आपको सॉल्ट अलग दिख रहा है, दोनों चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही हैं, ये हेट्रोजीनियस है। अगर आप शुगर एंड सॉल्ट मिक्स करेंगे तो भी आपको अलग अलग दिखेगा, ओके। तो जैसे कि ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर इन ऑयल। वाटर, जब भी आप पानी में कोई भी ऑयल ड्रॉप डालेंगे ना, तो आपको वो ऑयल ड्रॉप अलग अलग दिखेगी, ऐसा नहीं है आपको कि वो बिल्कुल मिक्स दिखे, मतलब ओके 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 ओके, एक बार फिर से समझिए। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया है, पानी लिया है, ओके, वाटर लिया है, इसमें आपने थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स किया। आपने जब पानी में अल्कोहल मिक्स किया, उसके बाद आप जब देख रहे हैं तो आपको कुछ अंतर ही महसूस नहीं होगा। अगर आपने किसी के सामने मिक्स नहीं किया है ना, तो वो बता भी नहीं सकता आपने इसमें अल्कोहल डाला है। हाँ, स्मेल करके बता सकता है कि हाँ इसमें अल्कोहल का स्मेल आ रहा है, बट देख के नहीं बता सकता। तो वो कैसा हो गया आपका, होमोजीनियस, क्योंकि बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड हो गया है, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे। और यही अगर आपने पानी में ऑयल डाल दिया, आप कितना भी सेक कर लो, ऑयल्स का ड्रॉपलेट्स कहीं ना कहीं उसमें रहेगा, आप देख के ही बता देंगे कि इसमें ऑयल्स पड़ा हुआ है जिसकी ड्रॉपलेट्स ये आ रही हैं, राइट। तो ये आपका क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। आई होप अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में अभी जो इसका
आगे का हमें जो स्टडी करना है। ओके, सो ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या? क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन है क्या? तो ये मैंने पहले भी बताया है, एक बार रिवाइज करते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आप होमोजीनियस टर्म से काफ़ी आपकी जान पहचान हो गई है, आई होप। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें आप कुछ भी घुला हुआ हो लेकिन आप देख के ना बता पाएंगे कि इसमें कुछ घुला हुआ है। जैसे आपने पानी में नमक घोल दिया है और आपने प्रॉपर सेक कर दिया है, फिर आप किसी को देंगे तो बिना पिए वो नहीं बता पाएगा इसमें नमक पड़ा है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो वो क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्ट का, वाटर का सॉल्यूशन है वो, राइट? ओके, अगर आप उसमें थोड़ी चीनी भी डाल के प्रॉपर सेक कर देते हैं तो उसमें नमक और चीनी दो चीज़ें हो गई, वो भी सॉल्यूशन है, क्योंकि आप देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, ठीक है, कि इसमें कुछ मिला हुआ है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर। टू बोले तो एक तो वाटर प्लस सॉल्ट, अगर आप ये देखते हैं तो ये टू। दो से ज़्यादा बोले तो सॉल्ट वाटर एंड शुगर, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है जो आपका क्या है? सॉल्यूशन। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिए, पहला इसका एग्जाम्पल है लेमनेड्स, नींबू पानी। नींबू पानी में आप क्या डालेंगे? नमक डालेंगे आप, सॉल्ट डालेंगे आप, शुगर डालेंगे आप, राइट? और पानी तो उसमें रहेगा ही। उसके अलावा जब आप इसको बनाएंगे थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे तो वो प्रॉपर सेक होके एकदम से यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे अलग अलग नहीं दिखाई देगा कि चीनी का पार्टिकल कहीं और पड़ा है और नमक का कहीं और पड़ा है, नहीं। तो ये आपका क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है और ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, नाउ सोडा वाटर। सोडा वाटर ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसको एक बार देखते हैं। सोडा वाटर जैसे कि स्प्राइट्स मान लीजिए, सोडा वाटर में आप स्प्राइट्स को ले सकते हैं, या फिर सोडा वाटर तो सबने पी रखा होगा। इसमें भी क्या होता है? वाटर होता है और इसमें CO2 और होती है जो गैस है, CO2 गैस है, H2O आपका लिक्विड है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रेशर अप्लाई करके CO2 गैस को, जैसे आपकी ये बोतल है, अगर आपकी ये बोतल है सोडा की, तो प्रेशर अप्लाई करके CO2 को इसमें लिक्विड फॉर्म में इसमें मिक्स कर देते हैं। तो अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको दिखता है क्या सोडा वाटर में? क्या रहे, इसमें तो CO2 के बबल्स दिख रहे हैं। आप जब सेक करते हो ना, उसको सेक करने के बाद क्या होता है कि वो बबल्स ऐसे ऊपर ऊपर आने लग जाते हैं और जैसे आप ढक्कन खोलते हैं सर से आवाज़ निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि अगर वो रखा हुआ है तो आप ऐसे स्प्राइट ऐसे रखा हुआ है तो आप नहीं बता सकते कि इसमें CO2 घुला हुआ है। बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर है, वो भी आपका क्या है? सॉल्यूशन। अब इन दो डेफिनेशन के बाद मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि सॉल्यूशन जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को मत भूलना। मैंने ये बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बताया था कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, इन तीनों में अंतर क्या होता है, जो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, अभी हम एग्जाम्पल भी आगे डिस्कस करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। एक बार बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आप सॉल्यूशन के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, सोडा वाटर एंड लेमनेड्स। सस्पेंशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक गिलास पानी लो, एक गिलास या एक बीकर में पानी लो, उसमें चॉक पाउडर घोल दो। आप जब तक सेक करते रहोगे तो चॉक पूरा एकदम से उसका पाउडर ऐसे ऐसे से पूरे में बना रहेगा, लेकिन उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होगा कि आपको दिखाई देगा अरे ये तो चॉक के पार्टिकल इसमें घूम रहे हैं, राइट। और जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो यहाँ पे क्या करेंगे? बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका सस्पेंशन है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? सैंड इन वाटर। अगर आप बालू, पानी में बालू, जैसे आप हैंडपम्प से पानी निकाला उसमें बालू आ रही है, तो उस टाइम पे तो बालू एकदम से घूमती रहती है, लेकिन आपको दिखाई देती है कि इसमें सैंड जो है वो घूम रही है, ठीक है। और आप जैसे उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए वो सेटल डाउन हो जाती है। तो ये आपका सस्पेंशन है, ये सोल्यूशन नहीं है। अभी हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? आपका कोलाइडल सोल्यूशन। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे। कोलाइडल सोल्यूशन जो है, इसमें जो साइज होता है ना पार्टिकल का, जैसे कि यहाँ पे आपका, जैसे आपका ये सोल्यूशन है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ये आपका सस्पेंशन है। सोल्यूशन में बहुत छोटा साइज होता है और सस्पेंशन में बहुत बड़ा साइज होता है, इतना बड़ा कि हमको दिख जाता है आँखों से। और कोलाइडल सोल्यूशन में इनके बीच का साइज होता है पार्टिकल का, हमको दिखता नहीं है लेकिन बीच का होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग होती हैं। ओके, तो आगे देखते हैं।
ओके, अभी जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक है अपना एक जनरल थॉट्स जो हम जनरली सोचते हैं, और एक जो है कि रियलिटी। तो ज़रा कंपेयर करते हैं क्या है ये फंडा। देखिए, जनरल थॉट्स में जब कोई हमसे कहता है कि इसका सोल्यूशन है या फिर किसी चीज़ का सोल्यूशन बना रखा है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सोल्यूशन बोले तो कुछ लिक्विड रखा होगा। जैसे लैब में बोलते हैं कि हमने सोल्यूशन तैयार कर दिया है, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ सोल्यूशन बना रखा है, मतलब कहीं पे कोई लिक्विड रखा होगा, पानी में कोई कंपाउंड घुला होगा, सोल्यूशन तैयार रखा होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे जनरल थॉट्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि लिक्विड मस्ट है, सोल्यूशन अगर है तो लिक्विड तो उसमें होगा ही। अब उस लिक्विड में सॉलिड घुरा हो सकता है, जैसे कि अपना सॉल्ट, नींबू, सॉरी, जैसे आपका नमक घोरा हुआ था पानी में, सॉलिड तो था नमक, ठीक है, हम कह सकते हैं कि। या फिर आपका लिक्विड हो सकता है, जैसे आपका मिल्क, तो मिल्क में क्या है? पानी है, और मिल्क में एक्चुअली फैट होता है। तो अभी हम ऐसे मिल्क इधर नहीं कह सकते, यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे लिक्विड में आप अल्कोहल, पानी में आप अल्कोहल घोलते हैं, वाटर प्लस अल्कोहल, तो इसमें क्या है? लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो गया, तो हम कहते हैं सोल्यूशन तैयार रखा है। या फिर गैस वाला भी मैंने आपको क्या बताया? सोडा वाटर। अभी मैंने इसका एग्जांपल क्या बताया? सोडा वाटर। उसमें क्या था? पानी में आपका CO2 गैस घुला हुआ था ना। तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि जो सोल्यूशन है उसमें लिक्विड तो मेन है ही है, उसके अलावा उसमें सॉलिड भी हो सकता है मिक्स, लिक्विड हो सकता है या गैस मिक्स हो सकता है। लेकिन ये हमारे थॉट्स हैं। रियलिटी में क्या होता है? सॉलिड सोल्यूशन भी प्रेजेंट होते हैं और गैसियस सोल्यूशन भी प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल आपका है अलॉय, अभी हम आगे अलॉय को डिस्कस करेंगे। और गैसियस सोल्यूशन का है एयर हमारा गैसियस सोल्यूशन है। उसमें क्या है कि एयर तो है ही, गैस तो है ही सराउंड में, और उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं, मतलब धूल कर जो डस्ट उड़ती रहती है एयर में, हमको दिखाई देती है क्या? लेकिन वो एयर वो जो है वो गैसियस सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन से केवल आपको दिमाग में ये नहीं बना लेना है कि हाँ उसमें लिक्विड होगा ही होगा। आपकी जो एयर है वो भी सोल्यूशन है, आपके जो अलॉयज़ हैं वो भी सोल्यूशन है, बट वो सॉलिड स्टेट में है। और ये अपना इस टाइप से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं सॉलिड सोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ते हैं एलॉयज़ क्या होते हैं? एक्चुअली alloys are the homogeneous mixtures of metals and cannot be separated into their components by physical methods. एलॉयज़ क्या होते हैं? एक्चुअली हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हम मेटल्स देखते हैं ना, वो उनके प्योर फॉर्म में नहीं रहती हैं, वो एलॉयज़ के फॉर्म में ही रहती हैं। जैसे कि अगर आप गोल्ड भी खरीदते हैं तो उसमें क्या आता है? 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड है। तो ये कैरेट क्या है? गोल्ड आपको प्योर नहीं मिल रहा है, आपको 100% प्योर गोल्ड कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि उससे आप जो नेकलेस बनवाते हैं, जो भी आप डिज़ाइन पसंद करते हैं, वो डिज़ाइन वो गेन नहीं कर पाएगा, वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा कि वो इतना सॉलिड ही नहीं हो पाएगा कि आपके मन चाहे डिज़ाइन में वो एकदम से ऐसे हो जाए कन्वर्ट। तो गोल्ड में भी जब आपकी कोई भी ज्वेलरी बनती है तो उसमें भी कुछ और मेटल्स ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे कि उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिले, थोड़ा सा वो सॉलिड बने, तो जिससे जो भी शेप दिया जाए आपकी ज्वेलरी को वो बना रहे। ऐसा नहीं है कि 100% प्योर गोल्ड में उसने शेप तो बना दिया, जैसे ही वो दूसरे इन्वायरमेंट में आया, बहुत ज़्यादा हीटिंग में चला गया या बहुत ज़्यादा उसको थोड़ी सी टेम्परेचर मिल गया तो वो पिघल गया, पता पड़ा कि आपका डिज़ाइन ही बिगड़ गया, ठीक है। तो इस वजह से ये होते हैं एलॉयज़। जब एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स करके एक नया मेटल तैयार किया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप यूज कर सकें, वो होते हैं एलॉयज़। आई थिंक इसे हिंदी में मिक्स धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्र धातु शायद बोलते हैं। तो मिक्स का मतलब यही होता है मिक्स्ड, मतलब एक मेटल में दूसरी मेटल को मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो और ये होता कैसा है? होमोजीनियस क्यों बोल रहे हैं? जो नई मेटल जो बन के निकलेगी ना, जो एलॉय जो नया बन के निकलेगा ना, आपको उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका गोल्ड है, आपके गोल्ड में और भी मेटल ऐड करते हैं, ठीक है, और भी मेटल ऐड करते हैं। जैसे अगर 22 कैरेट है तो उसमें कुछ और भी ऐड हो रखा होगा,
ठीक है। तो क्या आपको दिखता है? आपको तो केवल गोल्ड दिखता है चमकता हुआ। क्या आपको दिख रहा है कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है, कौन कौन सी मेटल है? नहीं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो होमोजीनियस है, क्योंकि वो ओवरऑल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल एक जैसा है, राइट। ओके। और जो एलॉयज़ हैं, इनमें जो मेटल मिक्स होती है, आप उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। हाँ, केमिकल मेथड से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनकी एक अपनी ही अलग अलग सेपरेट करने की टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो उन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल एलॉयज़ क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया। ओके। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है एलॉयज़ के लिए, जैसे कि आपका ब्रास। आप जो ब्रास देखते हैं, जनरली हम ब्रास देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे आपका ये ब्रास का बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका ब्रास का बना हुआ है। तो ये एक्चुअली मेटल, ये प्योर मेटल नहीं है, ये अलॉय है। किसका? ये जिंक का और कॉपर का अलॉय है, जिसमें कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा है। कॉपर आपका है इसमें 70% कॉपर है। तो इसकी वजह से ये देखना, इसका कलर इससे ज़्यादा मैच कर रहा है। आप देख रहे हैं इसका कलर इससे ज़्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे 30% जिंक भी इसमें ऐड किया गया है, और फिर आपका ये बना है। मतलब आपका 30% जिंक ऐड किया गया और आपका 70% कॉपर, उन दोनों को मिक्स करके बिल्कुल एक होमोजीनियस मिक्सचर बना के जो नया आपका एलॉय तैयार हुआ, वो आपका ब्रास है, राइट। तो अब ये है क्या? ये भी तो होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें दो कंपोनेंट मिक्स हुए हैं, दो मेटल्स मिक्स हुई हैं, दो प्योर फॉर्म मिक्स हुए हैं, राइट। तो ये क्या है? ये है सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस केवल लिक्विड नहीं हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, और ये है आपका क्या? सॉलिड सॉल्यूशंस, राइट। आगे चलते हैं। ओके। अब जरा सॉल्यूशन हम पहले जो बात कर चुके हैं उन पे देखते हैं। हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, ये मैं बता चुकी हूँ। हमने लेमनेट बनाया, राइट। हमने शुगर सोल्यूशन बनाया, हमने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया। ये सारे के सारे क्या हैं? सोल्यूशन है। ये सारे के सारे सोल्यूशन है। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सोल्यूशन आपने बनाए हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स से मिलके बने हैं। सम कंपोनेंट्स, ये अकेले नहीं है सोल्यूशन, ये कुछ कंपोनेंट्स से मिलके बने हैं, राइट। और इन कंपोनेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या? टू कैटेगरीज, जिसे हम टू कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, जिनमें एक होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है आपका क्या? सॉल्यूट। एक होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है आपका? सॉल्यूट। अरे भाई, नए टर्म्स आ गए। सोच रहे होगे कि इतने टर्म्स कम थे क्या जो दो और ऐड हो गए? चलिए कोई बात नहीं, इनको भी अलग अलग एक बार देख लेते हैं। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके। तो इन दोनों टर्म को देखने से पहले जो एग्जाम्पल हमारे दिमाग में फीड हो रखे हैं ना, हम जरा उनको देख लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया था, आपने क्या किया था? आपने एक बीकर में वाटर लिया, यहाँ पे ये जैसे कि आपका ये वाटर है, आपने क्या लिया? एक स्पैचुला इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया था। अभी आपने फिर एक नया तैयार किया, वो आपका क्या था? सोल्यूशन था। तो यहाँ पे दो चीज़ हैं, एक आपका कॉपर सल्फेट और एक आपका वाटर। ये तो आपने केवल वन स्पैचुला डाला था, ओनली वन स्पैचुला। तो ये बहुत कम अमाउंट में है, इस वजह से ये आपका क्या है? सॉल्यूट। और ये आपका बहुत ही मेजर अमाउंट में है, ये क्या है? आपका सॉल्वेंट। ओके। कॉपर सल्फेट में समझ में आ गया सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? अच्छा, अभी अपनी शुगर वाटर या सॉल्ट वाटर में देखते हैं। सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर में आप चाहे नमक ऐड करें या शुगर ऐड करें, आप डालेंगे 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, उससे ज़्यादा तो नहीं डाल देंगे। तो आप कम क्वांटिटी किसकी है इसमें? सॉल्ट की या शुगर की, तो वो आपके क्या है? सॉल्यूट। और किस में डाल रहे हैं आप? वाटर में डाल रहे हैं, वो क्या है? आपका सॉल्वेंट। जैसे आप नींबू पानी भी बना रहे हैं, लेमनेड भी अगर आप बना रहे हैं, तो लेमनेड में आप पानी एक जग भर के ले लिया। ऐसा तो नहीं है कि एक जग भर के आपने चीनी ली, एक जग भर के आपने नमक डाला और आपने 2 चम्मच पानी डाल दिया। नहीं, आपका जिसका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी क्या है, वो है आपका वाटर, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाला आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में जो चीज़ डाली गई हैं, जो कंपोनेंट ऐड किए गए हैं, वो हैं आपके सॉल्यूट, राइट। ओके। तो अब देखते हैं सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट क्या है? प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ओके, पॉइंट 1। एंड सेकेंड पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट।
हमारा जो वाटर सॉल्वेंट है उसी ने तो दूसरे कंपोनेंट को खुद में डिसॉल्व कर लिया है। तो सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? पहली बात, लार्जर अमाउंट में होगा। दूसरी बात, ये सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो दूसरे कंपोनेंट को खुद में डिसॉल्व कर लेता है, राइट। सॉल्यूट पहली बात तो स्मॉलर अमाउंट में होगा, फर्स्ट पॉइंट स्मॉलर अमाउंट में होगा, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ये वो है जो खुद सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, ओके। ये आपका सॉल्यूट है। हमने एग्जांपल पहले ही बता दिए हैं, इसीलिए पहले ही बता दिए हैं जिससे कि आप यहाँ पे उस चीज़ को सोच सकें। आपने जब नींबू पानी बनाया तो आपका पानी लार्जर अमाउंट में था, ओके। उस पानी में ही तो नींबू, चीनी एंड ब्लैक सॉल्ट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो उसी में तो डिसॉल्व हुए हैं। तो किसने खुद में डिसॉल्व किए हैं? पानी ने, इसलिए पानी सॉल्वेंट है। और जो डिसॉल्व हुए हैं वो क्या है? आपके सॉल्यूट, ओके। समझ में आया? ओके। देखिए यहाँ पे मैंने इसको और भी अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सॉल्यूशन है, जैसे आपका ये पानी है, वाटर है, या आपने यहाँ पे शुगर ऐड किया, ओके। तो या ये पहला एग्जाम्पल है। या फिर आप क्या करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे। तो इसमें सॉल्यूट कौन है? सॉल्ट या फिर शुगर। ये आपके सॉल्यूट हैं, ओके। और आपका सॉल्वेंट क्या है? आपका वाटर है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल, सोल्यूशन का दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक्चुअली पुराने टाइम पे क्या होता था, जब इतनी ज़्यादा सब कुछ अवेलेबल नहीं था, अब तो बहुत सारे एंटीसेप्टिक ये वो सब रहता है। पहले जब नहीं अवेलेबल था, और एंटीसेप्टिक की ज़रूरत तो पड़ती है, अगर आपको कहीं भी घाव हो गया और आपने एंटीसेप्टिक यूज नहीं किया है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो एंटीसेप्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कहीं पर भी आपको चोट लगी है तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो पहले क्या चलता था? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, क्योंकि इसको बनाना बहुत ईजी रहता था। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो क्या करते थे कि अल्कोहल लिया, अल्कोहल तो भाई रहता ही था। कुछ लोग तो ये करते हैं कि घाव को अल्कोहल से भी वॉश कर देते हैं, उनको मतलब अगर एक्चुअली इरिटेट करता है, बट तो देखिए अल्कोहल लिया, इसमें थोड़ा सा आयोडीन मिक्स किया, उन्होंने आयोडीन मिक्स किया, इसको प्रॉपर सेक किया। एक्चुअली आयोडीन जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन या थोड़ा ब्लैक में आ जाता है, इसका कलर थोड़ा इस टाइप से रहता है। तो आपका सोल्यूशन इस टाइप से हो जाता है। देखिए ये थोड़ा ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक इस टाइप से फील हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से सोल्यूशन है। अभी बीटाडीन जो ट्यूब आता है ना, वो भी इसी कलर का रहता है, वो भी एंटीसेप्टिक है, घाव वगैरह में लगाते हैं, ओके। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? इसमें बीक आयोडीन सोल्यूशन है, इसको बीक आयोडीन सोल्यूशन भी कहते हैं। ये आयोडीन सोल्यूशन है, आयोडीन सोल्यूशन है। सोल्यूशन शब्द आ गया, सोल्यूशन शब्द आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ तो वैसे ही आ गई होंगी, क्या? सॉल्यूट वैसे ही आ जाएगा और आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। सोल्यूशन शब्द आ गया तो ये टर्म तो आने ही आने हैं। अब आप सोचिए कि सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? इसमें सॉल्वेंट आपका है अल्कोहल और सॉल्यूट आपका क्या है? आयोडीन, ओके। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या होता है? 2 to 7% एलिमेंटल आयोडीन होता है अलोंग विथ KI या फिर NaI, ओके। और ये डिज़ोल्व होता है इथेनॉल एंड वाटर, मतलब एक टाइप से ये वाटर जिसमें इथेनॉल ऐड रहता है, एक सॉल्वेंट होता है ये, उसमें रहता है। तो आपका ये सॉल्यूट क्या है? इसमें आयोडीन जो है वो आपका सॉल्यूट है, और आपका सॉल्वेंट क्या है इसमें? अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, राइट, ओके। टिंक्चर, अब इसको देखो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्यों बोला? एक्चुअली टिंक्चर जो शब्द है, टिंक्चर सॉल्यूशंस जो हैं वो अल्कोहल, मतलब टिंक्चर सॉल्यूशंस आर द करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे टिंक्चर सॉल्यूशन उसको बोलेंगे, ठीक है। अब उसमें आयोडीन भी मिक्स किया था इसलिए उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोल देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है, राइट, ओके। अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने ये देखा, सोल्यूशन देखा जिसमें लिक्विड जो था वो मेन था, ओके। अब उसमें हमने पहला सॉलिड वाला, अभी मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन से हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं? लिक्विड, जिसमें सॉलिड मिक्स हो सकता है, लिक्विड मिक्स हो सकता है एंड गैस भी मिक्स हो सकता है। तो लिक्विड में सॉलिड वाला हमने काफ़ी एग्जाम्पल देख लिया, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, राइट।
अभी हम ये एग्जांपल देखेंगे गैस इन लिक्विड, जो है आपका ये सोडा वाटर। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, CO2 गैस होती है जो वाटर में सॉल्वेंट में डिजोल्व रहती है। तो यहाँ पे CO2 गैस आपका क्या है, सॉल्यूट है, और आपका वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाँ, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। जो एयर है ये भी हमने क्या बताया था, ये आपका गैसियस सोल्यूशन है। ये आपका क्या है, गैसियस सोल्यूशन है। इसमें भी सोल्यूशन शब्द आया है, बल्कि इसमें लिक्विड है ही नहीं, ठीक है। और ये सोल्यूशन किसका है, गैस इन गैस, मतलब एक गैस में दूसरी गैस मिक्स हो रखी है। जैसे हम एयर जो हम सांस लेते हैं, जो भी एयर अवेलेबल है हमारे चारों तरफ, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि हमें अलग अलग तो नहीं दिखाई देता है कि हाँ हमने देख लिया, अरे वो देखो वो ऑक्सीजन, वो देखो इस एरिया में ऑक्सीजन है, उस एरिया में नाइट्रोजन है। कि हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि हम सांस है, हमारे सराउंडिंग जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं। हमें तो केवल एयर दिखाई देती है, हमें अलग अलग गैसेज नहीं दिखाई देती। इसकी वजह से वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ओके, जिसके टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, ओके, और अदर गैसेस भी प्रेजेंट रहती हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। सो अभी देखिए, अब सोल्यूशन समझ में आ गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी तो आप भूल ही नहीं सकते, 1000 बार बोल रही हूँ, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। अगर सस्पेंशन या कोलाइडल भी होमोजीनियस होता है, और कोलाइडल सोल्यूशन ही बोलते हैं उसको। जैसे अगर आप कोलाइड्स पढ़ेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन ही बोलते हैं, उसमें भी सोल्यूशन शब्द ऐड हो जाता है, ओके। कोलाइडल भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन सस्पेंशन क्या है, उसमें आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स उसमें डिजोल्व हैं उनको आप देख सकते हैं, ओके। तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, पॉइंट 1, सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन आर लेसर देन 1 नैनोमीटर। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ भी सकते हैं। कभी कभी जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, अभी लाइफ में दोगे कंपटीशन एग्जाम, नीट, डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो एग्ज़ाम तो देने ही है। बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं, पार्टिकल साइज पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, पार्टिकल साइज पूछ लेते हैं कि सोल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होगा, सस्पेंशन में क्या होगा, कोलाइडल सोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्या कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज क्या होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन का। ये क्वेश्चन तो हर कंपटीशन में किसी भी लेवल पे आप चले जाओगे ना, अगर सिलेबस में कोलाइडल सोल्यूशन है तो ये तो क्वेश्चन मतलब दिमाग में रखना ही है, ओके। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की। सोल्यूशन में बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, और क्या होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। देखिए नैनो क्या होता है, 10⁻⁹, मिली क्या होता है, 10⁻⁻3, ओके। तो ये कुछ कन्वर्जन है, अभी हमें इन पे बात नहीं करनी है। तो लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर्स। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। इतने छोटे हैं, मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, तो हमारी आंखों से तो ये दिखने से रहे। इसी वजह से हम इन्हें अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर आपने पानी में नमक घोल दिया है, थोड़ा सा नमक आपने घोल के उसको प्रॉपर सेक कर दिया है, तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि इसमें नमक के पार्टिकल कहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोल्यूशन है, उनमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। Because of very small particle size, they do not scatter the beam of light passing through the solution. इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि जब आप लाइट पास करते हैं, ये लाइट पास करने वाला कंसेप्ट मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, उसमें एक एक्टिविटी दिखाई गई थी। उस एक्टिविटी में 4 ग्रुप बनाए थे, और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग सोल्यूशन दिया था, और उनके सोल्यूशन से एक बीम लाइट, एक टॉर्च से लाइट पास कराई थी, और बताया था कि किसके सोल्यूशन से लाइट पास हो रही है, किसके से नहीं हो रही है, जिसे टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे, परेशान मत हो, उसको आगे हम अभी देखेंगे, ओके। तो एक्चुअली इनके पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है, ये लाइट जो आती है, लाइट की जो बीम आती है, उसको स्कैटर नहीं कर पाते। अब ये स्कैटर क्या होता है, स्कैटरिंग टर्म सुना है, स्कैटरिंग
स्कैटरिंग। ओके, स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे कोई भी यहाँ पे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा सा स्टोन रख दिया है, मान लीजिए बहुत बड़ा सा स्टोन रख दिया है और यहाँ से कुछ इसमें हिट कर रहा है, और ये स्टोन अगर इतना भारी है कि वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है वो ऐसे ऐसे करके बिखर जाता है, ऐसे ऐसे करके वो चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग। तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, मान लीजिए कि हमारा जैसे आप मान लीजिए ये है आपका सोल्यूशन और इसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये इतना छोटा है। देखो किसी चीज़ को स्कैटर करने के लिए मतलब उसका हैवी होना या फिर एक फिक्स साइज होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना जैसे कि कोई भी हल्का इंसान अगर खड़ा कर दिया, मान लीजिए कोई बहुत ही कमज़ोर इंसान खड़ा है और एक स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा है, ठीक है, तो बहुत ही हल्का इंसान है तो कोई भी अगर भागता हुआ आया तो उसको तो गिरा के आगे चला जाएगा, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग खड़ा है तो उससे टकरा के वो क्या करेगा, दूसरी साइड से निकल जाएगा, उसकी साइड से निकल जाएगा, मतलब स्कैटर हो गया, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा पार्टिकल साइज इनका इतना ज़्यादा छोटा होता है कि जो लाइट के जो रेज आ रही हैं ये उनको स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको लाइट पास होती हुई नहीं दिखती, ठीक है। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है सोल्यूशन में जो पाथ होता है वो लाइट का विजिबल नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट को हम आगे देखेंगे, अभी उस पर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पॉइंट आपको क्या रखने हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, साइज बहुत स्मॉल होता है, कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 2 पॉइंट आपने याद कर लिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक्चुअली इतने छोटा साइज होता है ना कि कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए अगर आपके पानी में बालू है तो आप उसे फिल्टर से फिल्टर करके निकाल लेंगे, फिल्टर से फिल्टर करके आपने आराम से निकाल लिया। लेकिन अगर आपने क्या किया कि जैसे आपने कुछ ऐसा मिक्स किया है जो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया और सोल्यूशन है, तो आप उसको ऐसे फिल्टर करके, आप जैसे नमक घोल लिया आपने और नमक कम्प्लीटली मिक्स हो गया, तो क्या आप नमक को फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे, किसी भी फिल्टर पेपर से या छलनी से छाल कर निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे आप। तो ये फिल्टरेशन के थ्रू, फिल्टरेशन की प्रोसेस से तो ये अलग नहीं हो पाते, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से ये अलग नहीं हो सकते और सेटल डाउन भी नहीं होते हैं, ये सेटल डाउन भी नहीं होते हैं, जैसे बालू सेटल डाउन हो जाती है ऐसे नहीं होते हैं। ओके, सोल्यूशन इज स्टेबल। ओके, आई थिंक आई मिस्ड वन स्लाइड, लेट मी चेक। ओके, हियर इट इज। कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, एक टर्म आया है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है हमने समझ लिया, अब ये उसका जो कंसंट्रेशन क्या है इस टर्म को भी देखना है। इस टर्म के लिए पहले आप ये दिमाग में रखिए कि आपको अपनी प्रीवियस एक्टिविटी याद है, मैंने लेक्चर 1 में एक एक्टिविटी करवाई है जिसमें आप प्रीवियस एक्टिविटी में आपको ये हमने क्या किया था कि एक सोल्यूशन में हमने 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला था और दूसरे वाटर में हमने 2 स्पैचुला डाला था। तो हम कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी को इंक्रीज की, मतलब हमने एक में क्या किया, वाटर में 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला, दूसरे में हमने वाटर में 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है। तो अब आप देखें ना, इसका जो हमें इसका रिजल्ट मिला था 2 स्पैचुला वाला, उस सोल्यूशन का कलर बहुत डार्क था रादर देन दिस जिसमें 1 स्पैचुला डाला था, मतलब इसमें कंसंट्रेशन क्या था, हाई था। तो कंसंट्रेशन है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वेरीड। देखिए अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग कंसंट्रेशन रहेगा। इसमें एक टर्म और आएगा सॉल्युबिलिटी, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसमें केस 1 में क्या है, केस 1 हमारा डाइल्यूट था जिसमें हमने 1 स्पैचुला डाला था, और केस 2 हमारा क्या था, काफ़ी कंसंट्रेटेड था। तो ये जो डाइल्यूट और जो कंसंट्रेटेड टर्म है ये आपके कंपेरेटिव टर्म है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसको अपना थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपने 1 गिलास में पानी ले लिया, अभी आप क्या कीजिए, उसमें 2 चम्मच मिल्क ऐड कर दीजिए, 2 चम्मच मिल्क ऐड कर रहे हैं, कितना डाइल्यूट है। इवन वो वाइट जरूर हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, मिल्क सा दिखेगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर में जो शिव जी पे मिल्क चढ़ाते हैं उसी को चढ़ाते हैं, क्या करते हैं कि बस इतना सारा पानी लिया, उसमें 2 चम्मच डाल दिया मिल्क, भाई हम दूध चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत डाइल्यूट लेके जाते हैं। अभी मेरा आपको समझाने का मतलब है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है।
आपने पानी में मिल्क ऐड किया तो वो कितना डाइल्यूट हो गया। और यही आप क्या करते हैं कि आपने 1 लीटर मिल्क लिया, आपने उसमें क्या किया कि आपने 1 ग्लास पानी डाल दिया, आधा ग्लास पानी डाल दिया, जो घर में लोग करते होते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ही कंसनट्रेट आ जाता है। अगर बेबीज़ वगैरह हैं तो वो इतना कंसनट्रेट नहीं पी सकते, ठीक है, तो वो कंसनट्रेट है। आपने दूध में पानी डाला तो वो कंसनट्रेट है, और अगर आपने पानी में दूध डाला तो वो डाइल्यूट है। तो ये कंपैरिजन समझ में आया डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेटेड टर्म और डाइल्यूट का समझ में आया कि हाँ, डाइल्यूट मतलब पतला, बहुत ही पतला, और कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा। ओके, यहाँ समझते हैं। यहाँ हमें 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। पहला डाइल्यूट, दूसरा कंसंट्रेट और तीसरा सैचुरेटेड। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है। जस्ट 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, पहला आपको क्या करना है कि आपको वाटर लेना है और उसमें आपको क्या करना है, सॉल्ट ऐड करना है। मान लीजिए कि आपने इसमें ये वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए कि इसमें क्या है, वाटर। ओके, इस वाटर में आपने क्या किया कि यहाँ से 1 स्पून सॉल्ट डाला, ओनली 1 स्पून। तो जस्ट ट्रांसपेरेंट ही है, इतना ज़्यादा ये इसमें कुछ दिखेगा नहीं, सोल्यूशन बन जाएगा। ये बन गया। व्हाट्स रॉन्ग विद इट। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे केवल 1 स्पून सॉल्ट डाला, 1 स्पून सॉल्ट डाला, ठीक है। अब आप देखिए ये डाइल्यूट है डाइल्यूट। यहाँ पे आपने क्या किया, 2 चम्मच डाल दिया, फिर भी डाइल्यूट है, उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है। अब आप ज़रा यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपने मान लीजिए मतलब बहुत ज़्यादा 10 स्पून सॉल्ट डाल दिया, तो कितना ज़्यादा कंसनट्रेट है, मतलब एकदम से आप इसको ही देखोगे पूरा डार्क सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लग गया है। ये क्या है, कंसनट्रेट। ये डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेट है, दीज आर कंसनट्रेट, दीज आर डाइल्यूट्स। अब आप और सॉल्ट ऐड करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। एक स्टेज पे क्या आएगा ना कि आप कितना भी उसको स्टर कर देना, कितनी भी चम्मच घुमा लेना, वो नमक नहीं घुलेगा। वो नमक क्या होगा, वो उसमें सेटल डाउन होने लग जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें इतना, यहाँ पे देखिए यहाँ तक नमक भरा है। मान लीजिए ये देखो, ये लाइट है और ये डार्क है, मतलब इतना ज़्यादा है कि इसमें अब नमक घुलेगा ही नहीं पानी में, कितना भी नमक डाल लीजिए। आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, हाँ, बट मम्मी से सावधान, इतना नमक बर्बाद करोगे तो फिर। ओके, तो अभी समझ में आया। डाइल्यूट मतलब वो है जो ईजिली डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देंगे। कंसनट्रेट, सॉल्यूट का आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसको जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेट हो रहा है। आप देख पाएंगे कि हाँ, ये गाढ़ा हो गया है, कंसनट्रेट हो गया है। जैसे आप चीनी 1 चम्मच डालो बिल्कुल घुल जाती है, और अगर आप 4 चम्मच चीनी डालो तो पानी भी आप जैसे बनाते हो ना, स्टाइल करते हो, तो मतलब धीमे 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 शुगर जो है ना, आपको दिखता है कि चाशनी बनती चली जा रही है। और सैचुरेट कब होती है, जब वो शुगर डिज़ोल्व ही नहीं होगी, उसकी अब कैपेसिटी नहीं है शुगर को डिज़ोल्व करने की, वो होता है सैचुरेट। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो इस चीज़ से सैचुरेट हो गया हूँ। सैचुरेट मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो गई। पानी की कैपेसिटी थी 1 चम्मच नमक को घोलने की, मान लीजिए आपने बहुत कम पानी लिया है, उसकी कैपेसिटी है केवल 1 स्पून सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की। अब आपने उसमें 6 स्पून डाल दिया, तो क्या वो उसको डिज़ोल्व करेगा? 1 स्पून को तो डिज़ोल्व कर लेगा, 5 स्पून को वो धीमे धीमे बॉटम पे सेटल डाउन कर देगा। वो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जब सोल्यूशन सैचुरेट हो जाए, सोल्यूशन थक जाए कि नहीं भाई अब मैं नहीं घोल सकता, अब मेरे बस का नहीं है, चाहे आप नमक डालो चाहे कितना भी डाल दो, मैं अब नहीं घोल सकता। वो क्या है, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। हर किसी की लाइफ में भी सैचुरेटेड स्टेज आती है, तो ये तो सोल्यूशन है। ओके, अब डेफिनेशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन है क्या? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये टर्म क्यों बोल दिया कि एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर? क्योंकि टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे आप कभी अगर आपने लैब में काम किया है तो कुछ अगर डिज़ोल्व नहीं हो रहा होता है वाटर में, तो बोलते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा इसको गर्म कर दो तो आराम से घुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी जो है वो
भर जाती है, वो चीज़ उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सोल्यूशन डेट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। मतलब किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे एक सोल्यूशन उतना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर चुका है जितना वो उसको डिज़ोल्व करने की कैपेबल है। ए सोल्यूशन डेट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग, राइट। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, ए सोल्यूशन डेट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। मतलब एक सोल्यूशन उतना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर चुका है जितना डिज़ोल्व करने का वो कैपेबल था। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। इन अदर टर्म्स, दूसरे टर्म्स में क्या है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द सोल्यूशन, मतलब उस सोल्यूशन में अब सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता एट गिवन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सैचुरेटेड सोल्यूशन। डेफिनेशन समझ में आई? अगर आ जाती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, नाउ एक नया टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, राइट। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन समझ में आया। सैचुरेटेड सोल्यूशन से आपने जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन देख लिया तो उसी में टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, कोई भी आपने सॉल्वेंट लिया, उसमें आपने सॉल्यूट ऐड किया, अब वो सॉल्यूट आपने उसमें डिज़ोल्व किया, एक स्टेज के बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, एक स्टेज के बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया। तो वो स्टेज जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, सैचुरेट होना शुरू हो गया, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। मतलब हर एक सॉल्यूट का एक फिक्स अमाउंट है जितना उसमें घुल सकता है, ठीक है। जैसे आप सॉल्ट लो, मान लीजिए आपने 50 ml सॉल्वेंट लिया है, 50 ml आपने क्या लिया है, वाटर लिया है मान लीजिए आपने, ठीक है। मान लीजिए इस 50 ml वाटर में मान लीजिए 4 स्पून सॉल्ट इसमें आराम से घुल सकता है। और जैसे ही आपने इसकी 5वीं स्पून डाली, 5th स्पून इसमें जैसे ही डाली, वैसे ही वो क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा और बॉटम में आना स्टार्ट हो जाएगा, वो नहीं घोल पाएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है सॉल्ट की, केवल 4 चम्मच। अगर आप चीनी डालते हैं तो मान लीजिए चीनी जो है वो 6 चम्मच घुल जाएगी, 7वीं डाली तो सैचुरेट हो जाएगा। तो एक फिक्स अमाउंट होता है, हर किसी का, हर कंपाउंड का अलग अलग फिक्स अमाउंट होता है, अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्युबिलिटी है क्या, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट का वो अमाउंट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट का एक फिक्स अमाउंट होता है एट ए फिक्स टेम्परेचर, जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, अमाउंट किसका है, सॉल्यूट का, गड़बड़ नहीं करनी है। अमाउंट किसका है, सॉल्यूट का। अमाउंट सॉल्वेंट का नहीं हो सकता, सॉल्वेंट तो आपने फिक्स ले लिया, आप ऐड क्या कर रहे हैं बाद में, सॉल्यूट। आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आप शुगर ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट किसका, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि अगर वो सोल्यूशन सैचुरेटेड होना शुरू नहीं होगा तब तक तो वो डिजोल्व ही होता रहेगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट का वो अमाउंट प्रेजेंट एट द फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी जरा इसको देखते हैं। देखो पहला तो इसमें आ रहा है सॉल्युबल प्लस एबिलिटी, राइट। सॉल्युबल प्लस एबिलिटी, किसी भी चीज़ की सॉल्युबल होने की क्षमता, किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबल होने की क्षमता ही उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी, राइट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी समझ में आया। सॉल्युबिलिटी क्या है, डेफिनेशन आ सकती है क्लास 9th में, तो नो डाउट डेफिनेशन आ सकती है। हायर लेवल पे क्या होता है कि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको, जैसे अभी हम आगे एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आपका जो नीट हो गया, जी हो गया, इनमें सॉल्युबिलिटी पे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कि एक पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, आप जब हायर लेवल में जाएंगे, आप 11th-12th में जाएंगे, मोल कंसेप्ट, तो उस टाइम पे आप सॉल्युबिलिटी पूछ लेते हैं। फिजिकल में काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, ऑर्गेनिक वगैरह में।
ओके तो सॉल्युबिलिटी समझ में आया क्या होता है? ये सॉल्यूट का अमाउंट है जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। हाँ, एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। टेम्परेचर के वेरिएशन पे एक्चुअली सॉल्युबिलिटी थोड़ा डिफर कर जाएगी, ठीक है। मानो 50 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी चीज़ की, चाहे सॉल्ट हो या शुगर हो, तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो तो वो ज़्यादा घोल ले जाएगा, सॉल्युबिलिटी वेरी कर जाएगी। तो टेम्परेचर को आपको यहाँ कांस्टेंट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन से जस्ट उल्टा। सैचुरेटेड क्या था कि उसके अंदर अब कैपेसिटी नहीं थी डिजोल्व करने की, और अनसैचुरेटेड मतलब अभी उसके अंदर कैपेसिटी है डिजोल्व करने की। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कंटेंस इन द सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, मतलब सैचुरेशन लेवल में पहुंचने से पहले उसके अंदर जितना अमाउंट था, ओके, वो क्या कहता है उसका? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, जैसे कि हमने बोला था कि 4 चम्मच सॉल्ट इसमें घुल सकता है, और 5वीं चम्मच पे वो क्या होगा? सैचुरेशन में चला जाएगा। तो 4 चम्मच तक तो वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है ना, अभी उसका पेट खाली है, वो और खा सकता है, राइट। तो 4 चम्मच तक वो अनसैचुरेटेड है, और जैसे ही आपने 5 डाली वो सैचुरेट हो गया, और वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। ओके, नाउ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। पहला, टेम्परेचर कांस्टेंट है और सॉल्वेंट सेम है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और सॉल्वेंट सेम है, तो अगर आप अलग अलग सब्सटेंस डालेंगे, मतलब अलग अलग सॉल्यूट डालेंगे, तो उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने सेम क्वांटिटी का पानी लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट से कंफ्यूज मत हो भाई। एक काम करो, गैस पे रखने की ज़रूरत नहीं है, किचन में ही आप अपना काम कर रहे हो ना, किचन में खड़े होकर काम कर रहे हो ना, तो किचन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई। रूम टेम्परेचर जिसमें हम लोग खड़े हैं, जिसमें आप खड़े हैं, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर वेरी तभी होता है जब आप एक्स्ट्रा हीट देते हैं, आप किसी चीज़ को बर्नर पे रखते हैं, गैस पे रखते हैं, इंडक्शन पे रखते हैं, तब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट एंड सॉल्वेंट सेम, अमाउंट भी सेम। उस टाइम पे आप जब अलग अलग सॉल्यूट डालेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अलग अलग होगी, राइट। सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। मानो 4 चम्मच अगर नमक घुल रहा है तो चीनी 6 चम्मच भी घुल सकती है, ऐसा नहीं है कि वो भी 4 ही चम्मच घुलेगी। सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। ओके, अलग अलग सॉल्यूट की, अलग अलग कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। नाउ सुगर एंड सॉल्ट बोथ हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन 50 ml ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। वही जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा है मैंने, राइट। नाउ सॉल्वेंट सेम एंड सॉल्यूट सेम। अगर सॉल्वेंट भी सेम है और सॉल्यूट भी सेम है, और टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ये हम सारा बता चुके हैं। ओके, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है, किसी चीज़ का कंसंट्रेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, प्लीज़ ये टर्म्स मत भूलना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर है और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन नीचे है। सॉल्यूट ऊपर है और सोल्यूशन नीचे है। एक बात से और दिमाग में रख सकते हैं, कैसे भाई? सॉल्यूट तो कम होगा ना, सॉल्यूट का अमाउंट तो कम होगा ना। अगर हमने इसको 40 ग्राम में घोला होगा तो सोल्यूशन अपना कम से कम कितना ही तो 40 से तो ऊपर ही होगा, चाहे 50 हो, 100 हो, कितना भी हो, लेकिन 40 ग्राम से तो ऊपर ही होगा, ठीक है। और हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, जब आप स्मॉल से लार्ज को डिवाइड करेंगे तभी तो आपकी कम क्वांटिटी आएगी, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो वो अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लार्ज से स्मॉल करेंगे तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो इस कंसेप्ट से आप दिमाग में रख सकते हैं कि ऊपर सॉल्यूट होगा, नीचे सोल्यूशन होगा, मतलब ऊपर कम वाला अमाउंट वाला होगा, नीचे ज़्यादा वाला अमाउंट वाला होगा। तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, इन अदर वर्ड्स अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके ओके, न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला है कंसंट्रेशन निकालने का। कंसंट्रेशन निकालने का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये है कंसंट्रेशन परसेंटेज निकालने का। तो आप कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस करने के लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं। क्या? एक होता है m/m परसेंटेज और होता है m/b।
एम क्या होता है मास और बी क्या होता है वॉल्यूम। तो मास बाई मास परसेंटेज और दूसरा क्या है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एक क्या है एम बाई एम परसेंटेज और एक एम बाई बी परसेंटेज, राइट। तो ये क्या है आपका एम बाई एम परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। तो क्या है मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट ऊपर रहेगा मैं बता चुकी हूँ, और नीचे क्या रहेगा लार्जर अमाउंट वाला, एंड मास ऑफ द सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है सोल्यूशन, क्योंकि आप सॉल्यूट का सोल्यूशन, अब तो वो जब सॉल्यूट घुल गया है सॉल्वेंट में तब सोल्यूशन बन गया है, अब सॉल्वेंट का अपना कुछ नहीं रह गया, ठीक है। तो आप ये गलती मत कर देना कि आपने नीचे सॉल्वेंट कर दिया। भाई साहब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, हम केवल सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना घुरा, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्वेंट मत कर देना, अब सॉल्वेंट कुछ नहीं रह गया। सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्वेंट की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी है जिससे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके राइट। एंड अगर एम बाई बी परसेंटेज करना है तो मास ऑफ द सॉल्यूट एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर रखा है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर्मूला दिमाग में आ गया, रटने की ज़रूरत नहीं है भाई, रटने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें याद रखनी है, पहला क्या याद रखना है एम बाई एम से निकाल सकते हैं, दूसरा क्या याद रखना है एम बाई बी से निकाल सकते हैं। ये दिमाग में फीड हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऊपर रहेगा उसका सॉल्यूट का और नीचे आपका क्या रहेगा सोल्यूशन रहेगा, मतलब कम का ज़्यादा से डिवाइड रहेगा। तो यहाँ पे क्या है ये मास आपका सॉल्यूट का, मास आपका सॉल्वेंट का, मास आपका सॉल्यूट का, वॉल्यूम आपका सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूशन का नॉट सॉल्वेंट का, ओके। अब आपको देखते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं, नॉट अगेन, ओके न्यूमेरिकल देखते हैं आप। देखिए ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट आपका क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है और कितना है आपका 40 ग्राम। तो आपका ये क्या हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट 40 ग्राम। और ये किसमें सॉल्यूशन किसमें सॉल्वेंट क्या है 320 ग्राम ऑफ वाटर। कितने वाटर में इसको घोला गया है 320 ग्राम, ओके। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, वो भी किससे मास बाई मास से, मतलब एम बाई एम परसेंटेज से। तो क्या है सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट मास डिवाइड बाई सॉल्यूशन मास। प्लीज़ यहाँ सॉल्वेंट मत कर देना, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ द सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट इतना। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में टोटल मास कितना है 360 और तो परसेंटेज आपने निकाल लिया 40 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 100 11.1% आ गया। बहुत ईजी था। अब अगर आपको मास बाई वॉल्यूम से निकालना हो तो कैसे बोलेंगे कि भाई 40 ग्राम सॉल्ट है उसको 2 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व किया है, कंसंट्रेशन बताओ। तो कुछ नहीं एम बाई बी करना है, 40 ग्राम हमारा सॉल्यूट है 2 लीटर में डिजोल्व हुआ है, आपने क्या किया 20 ग्राम पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन आ गई। 20 ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर में 20 ग्राम सॉल्यूट डाला है आपने। इस टाइप से आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। कोई क्वेश्चन है कोई न्यूमेरिकल है तो मुझे प्लीज़ आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, राइट ओके। तो अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। अंतर देखते हैं इनमें। सोल्यूशन क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके और कोलॉइड्स भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, बट सस्पेंशन आपका क्या था हेट्रोजीनियस। मैंने बताया था पानी में बालू पड़ी है तो बालू आपको दिख रही है हेट्रोजीनियस है राइट ओके। सोल्यूशन क्या है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस इसमें डिजोल्व रहते हैं, ओके। और लाइट सोल्यूशन से लाइट पास नहीं होती, सस्पेंशन से भी लाइट पास नहीं होती। जैसे कि आपने चॉक पाउडर पानी में घोला था उससे भी लाइट पास नहीं होती है, लेकिन कोलॉइड्स इससे लाइट पास होती है, लाइट पास होती है मतलब टिंडल इफेक्ट दिखाता है कोलॉइड्स आपका, राइट। एग्जाम्पल आपको बताया सॉल्ट वाटर एंड लेमनेट्स।
सस्पेंशन का बताया, सैंड इन वाटर या फिर चॉक पाउडर इन वाटर। कोलॉइड्स क्या हैं आपके, मिल्क, फॉग एटसेट्रा। ओके, सस्पेंशन, सस्पेंशन से दिमाग में आ रहा है भाई, बालू घोल दो पानी में और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, यहाँ पे चॉक पाउडर घोल दो पानी में। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स। नॉन होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस। सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड्स, जैसे पानी में बालू घोली थी उसमें सॉलिड क्या था, बालू। सैंड पार्टिकल्स उसमें सॉलिड है और वाटर उसमें लिक्विड है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स डोंट डिजोल्व ही नहीं होते, इसकी वजह से क्या होते हैं, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। एंड विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज, और हम अपनी आंखों से ना देख भी सकते हैं। नाउ सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, अभी मैंने जो बताया वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ओके, हम नेकेड आइज से उनको देख सकते हैं, राइट। और जो है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट विजिबल। और क्या होता है, जो सस्पेंशन है इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। सॉरी, मैंने भी बताया कि सस्पेंशन से लाइट पास नहीं होती है, लेकिन लाइट पास होती है। पार्टिकल साइज बड़े होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और पाथ को भी विजिबल कर देते हैं, राइट। ओके, नाउ सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे ना, बॉटम में बैठ जाते हैं, और उसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर पानी है ना तो कॉटन का क्लॉथ से उसको फिल्टर भी कर लेते हैं, गाँव में करते होते हैं इस टाइप से, ठीक है। पानी को कैसे प्योर करना है, बड़ी मतलब मल्टी लेयर बनाया कॉटन क्लॉथ का और पानी को फिल्टर करा दिया, तो जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है, बालू है, डस्ट है, तो वो उस कपड़े पे आ जाता है और पानी अपना क्लीन हो जाता है। इस टाइप से फिल्टर कर सकते हैं, वो भी एक टाइप से अपना सस्पेंशन ही होता है। ओके, नाउ कोलाइडल सोल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हायर लेवल के लिए तो भाई साहब इस पे पूरा चैप्टर है एक। आप जितना भी जाके आगे जाओगे कोलाइडल सोल्यूशन पे आपको एक चैप्टर पूरा एक बिल्कुल ब्रॉड मिल जाएगा ये। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन को कोलॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलॉइड्स भी कहते हैं। ओके, नाउ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन, एक जैसे बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं। ओके, ड्यू टू स्मॉल साइज के होने की वजह से ये हमको होमोजीनियस महसूस होते हैं, होते नहीं हैं एक्चुअली। प्लीज़ ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पूरे लेक्चर में एनसीईआरटी का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है उसकी थ्योरी का जो मैंने इसमें राइट डाउन नहीं किया है। ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ बीन नोटेड हेयर, सो प्लीज़ फुल्ली कंसंट्रेट करो। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो रही है, आपको ऐसे बार बार कि हाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको केवल सुनो, समझने की कोशिश करो। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम लिंक इसी की वीडियो की ही सेकंड स्लाइड में दिया गया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप कैम रैंकर्स का टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी। ओके, सो ड्यू टू स्मॉल साइज पार्टिकल्स अपीयर टू बी होमोजीनियस, जो कॉलॉइड्स होते हैं ये हमें होमोजीनियस महसूस होते हैं, बट सच में ये होमोजीनियस होते नहीं हैं, राइट। क्योंकि इतना पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि हमको लगता है ये तो बहुत यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और इस वजह से ये होमोजीनियस है। लेकिन कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे मिल्क, आप मिल्क को ही ले लीजिए, मिल्क आपका कोलॉइडल सोल्यूशन है, राइट। मिल्क, अगर आप मिल्क को देखेंगे तो आपको वो होमोजीनियस महसूस होगा कि हाँ भाई बिल्कुल एक जैसा है, कुछ तो इसमें दिख ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आप मिल्क को हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, फिर आप फ्रीजर में रख देंगे, तो उसके ऊपर फैट की लेयर जमा हो जाती है। मतलब उसमें फैट भी था, वो कोलाइड्स है, वो हेट्रोजीनियस है, लेकिन आपको होमोजीनियस फील हो रहा था। ओके, और इनके पार्टिकल्स भी हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नाउ ईजली स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट, मतलब ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अगर हम कोई भी टॉर्च लाइट पास करते हैं तो ये लाइट को स्कैटर करता है। ओके, नाउ टिंडल इफेक्ट का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पे उसको देख लेती हूँ।
टिंडल इफेक्ट, पहली बात तो ये टिंडल का क्या मीनिंग है भाई, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ये नाम था साइंटिस्ट का और उन्होंने इफेक्ट दिया था, उनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, टिंडल इफेक्ट। ओके, नाउ ये होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन टू अकर टिंडल इफेक्ट, क्या कारण है भाई, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइड्स में, कोलाइड सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और लाइट स्कैटर होने की वजह से हमको विजिबल हो जाती है। आप जरा ये दो देखिए, ए और बी, यहाँ पे क्या है, ये सोल्यूशन है आपका, चाहे कॉपर सल्फेट का हो या किसी का भी हो, ये आपका सोल्यूशन है, इसमें आप लाइट पास करेंगे, आपको बीच में कहीं लाइट दिख रही है, ये आपको बीच में कहीं लाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है। सोल्यूशन इस लाइट को पास नहीं करते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज इतना स्मॉल होता है ना कि ये स्कैटर नहीं कर पाते लाइट को। और यही आप बी देखिए, बी क्या है आपका, मिल्क, जिसमें आप देखिए, ये देखिए, ये आपको लाइट दिख रही है, ये देखिए लाइट पास हो रही है क्योंकि ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए लाइट इसमें पास होते हुए आपको दिख रही है, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, राइट। तो ये क्या है आपका, जो कोलाइडल सोल्यूशन दैट इज मिल्क आपका टिंडल इफेक्ट को फॉलो करता है, शो करता है। ओके, टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल और, पहला एग्जाम्पल अगर देखिए एयर, अपना एयर कोलाइडल सोल्यूशन है, मैं बता चुकी हूँ, प्लीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोल्यूशन को केवल लिक्विड से इमेजिन नहीं करना है, एयर भी हमारा सोल्यूशन है, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हो रखी हैं, वो गैसियस सोल्यूशन है, एयर हमारा गैसियस सोल्यूशन है और सोल्यूशन है, और एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, तो एयर हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, मतलब हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिख रहे हैं वो अपना कोलाइडल सोल्यूशन है। तो एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। भाई सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि भारी भरकम बॉक्स ही हो, सॉलिड बहुत स्मॉल साइज के भी सॉलिड्स हो सकते हैं जो हमको विजिबल नहीं है, राइट। जैसे डस्ट पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो एयर में डिस्पर्स्ड रहते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। देखिए ये कोई भी ऐसे गुफा टाइप की है और यहाँ क्या है, पूरी गुफा में अंदर क्या होगा, अंदर भाई एयर तो होगी ना, पूरे में एयर होगी, और एयर अपना क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, एयर अपना क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट क्या है यहाँ आपका, सॉल्यूट है आपका सॉलिड डस्ट पार्टिकल, राइट। और आपका यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला फेज है वो आपका क्या है, एयर, ठीक है। ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है। अब ये लाइट जब इस छोटे से होल से अंदर आ रही है ना, ये लाइट छोटे से होल से अंदर आ रही है तो स्कैटर हो जा रही है, डस्ट पार्टिकल इसको स्कैटर कर दे रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये लाइट आपको ऐसे दिख रही है, ये लाइट दिख रही है, ये स्कैटरिंग के थ्रू हो रही है, ये स्कैटरिंग के थ्रू, ये टिंडल इफेक्ट के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, ये टिंडल इफेक्ट के थ्रू हो रही है, राइट। जैसे कि आपके घर में कोई भी रोशनदान है, छोटा सा होल हो रखा है, बाहर सनलाइट आ रही है, बाहर धूप निकल रही है, उस रोशनदान से हमारे घर में जो अंदर लाइट होती है ना, वो भी टिंडल इफेक्ट के कारण ही आती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्या है, ये बहुत ही घना जंगल है, जहाँ पे देखो कितने सारे पेड़ खड़े हुए हैं, ये देखिए पेड़ ही पेड़ खड़े हुए हैं, इनमें भी थोड़ा स्पेस है और किस तरीके से लाइट स्कैटर होके आ रही है, देख रहे हो। ये भी आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। कोई भी घना जंगल है उसमें भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में मिस्ट मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर अवेलेबल होता है। मिस्ट क्या है, मिस्ट कंटेंस टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जिसमें छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, मतलब जैसे ओस पड़ती है ना तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ही तो होती हैं वाटर की। विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ द कोलाइड डिस्पर्स्ड इन द एयर, जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में डिस्पर्स रहते हैं, और यही पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे भी इस डेंस जंगल में भी, इस डेंस फॉरेस्ट में भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्लीज ये पॉइंट मत मिस करना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। ओके, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड इज टू स्मॉल, ओके, टू स्मॉल
सो वी कांट सी इट बाई नेकेड आइज, हम नहीं देख सकते इसको। ये कोलाइड्स स्मॉल जरूर होते हैं इसका पार्टिकल, लेकिन बिग इनफ टू स्कैटर द बीम, लेकिन उतना सफिशिएंट बड़े होते हैं कि लाइट की बीम को स्कैटर कर दें, जिसकी वजह से हमको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, मतलब टिंडल इफेक्ट को ये शो कर देता है। ओके, दे डू नॉट सेटल डाउन, यस सेटल डाउन नहीं होते, ये सेटल डाउन नहीं होते। ओके, क्वाइट स्टेबल होते हैं। नाउ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कितना भी फिल्टर कर लो यार नहीं कर पाओगे आप इसको ईजिली सेपरेट, कुछ स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है इनको सेपरेट करने के लिए, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और इसकी टेक्निक्स अभी हम आगे वाले लेक्चर में इसकी टेक्निक्स को ही देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस इट्स एंड ऑफ द चैप्टर। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई डोंट थिंक इसको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आंसर भी लिख के दे दूंगी। ओके, पीडीएफ फॉर्म उसकी भी अवेलेबल करा दूंगी, राइट। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस यूनिफॉर्म स्प्रेड होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, और ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं होता है। हेट्रोजीनियस क्या है कि डिफरेंट मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के मिक्सिंग के थ्रू जो बनेगा, राइट। दूसरा क्या है, हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कैसे अलग होता है सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन सोल्यूशन बताया मैंने, सोल को आगे और भी अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल अच्छा है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चंस तो आप लिख ले जाएंगे, थ्योरी में इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन, टू मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, NaCl जो सॉल्ट है आपका, कितना दिया है, सॉरी 36 ग्राम है, राइट। और ये डिज़ोल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर, कितने पानी में, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने क्या बताया था, कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट आपका कितना है 36 ग्राम, सोल्यूशन आपका कितना रहेगा 100 प्लस 36 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 136 मल्टीप्लाइड बाई 100, फाइंड द कंसंट्रेशन एट, ये क्या है आपको m/m परसेंटेज निकालेंगे ना, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है या इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, देन लेट मी नो। ओके, अब कॉलॉइड्स जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो उसको केवल एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉलॉइड्स हैं उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। और ये फिक्स नाम है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत क्वेश्चन बनता है। एरोसोल में पूछ लेता है कि डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्स मीडियम क्या है, इमल्सन क्या है, सोल क्या है, अभी सोल शब्द भी आया था पीछे क्वेश्चन में आया था, जेल क्या है, सॉलिड सोल क्या है, इन सबको हम आगे वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।